नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बहुत बड़ी खबर से। मोदी 2 में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 7 जुलाई को यह विस्तार होगा। बड़ी खबर इस समय की। लगातार अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन अब एक तय तारीख आ गई है। 7 जुलाई को यह विस्तार होगा। 17 से 22 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लगातार इस पर बैठकें भी चल रही थी आला कमान के द्वारा। लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था, अपना दल को इसमें जगह मिल सकती है। तो बड़ी खबर इस समय की यही है। और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है ये जानना बेहद जरूरी है। तीरथ सिंह रावत को, जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी अभी पद से हटाए गए हैं, वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री असम के हैं, वो इस कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। सुशील मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो इसका चेहरा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश से भी 3 से 4 मंत्रियों को जगह मिलने की बात कही जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार गिराने में अहम योगदान उनका रहा था। हेना गावित सांसद है नंदूरबाग से, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। राकेश सिंह सांसद है जबलपुर से। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। विकास भदौरिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, क्या अहम जानकारी आपके पास? कौन कौन शामिल हो सकता है? उत्तर प्रदेश को भी 3 से 4 मंत्री मिल सकते हैं, ये कहा जा रहा है। या बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश से भी 3 से 4 मंत्री मिल सकते हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है शोभना, हमने सुबह अपने दर्शकों से वायदा किया था कि हम आपको 1 तारीख और समय भी बताएंगे कि किस वक्त मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है। वो समय और तारीख अब आ गई है। 7 जुलाई को पहले हाफ में तकरीबन 11 बजे के आसपास मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। पहला विस्तार होगा। 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और इसके अलावा जो सामाजिक और राजनीतिक बाध्यताएं हैं और जो समीकरण हैं, उनको साधने और उनको संतुलित करने के लिए 17 से 22 चेहरे इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 3 से 5 मंत्री शामिल होंगे। उसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल के अलावा 4 और मंत्री शामिल होंगे। उसमें से 1 सवर्ण होगा ब्राह्मण जाति से, 2 ओबीसी और 1 अनुसूचित जाति से, और 1 जाट हो सकता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरण हैं, उनको साधने की और जातीय संतुलन बनाने की कोशिश होगी इस कैबिनेट विस्तार के जरिए। और न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे उत्तर भारत में, काऊ बेल्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैबिनेट विस्तार के जरिए एक सामाजिक और जिसको कहते हैं कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन और समीकरण को सही तरीके से बैठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जुलाई को पहले हाफ में तकरीबन 11 बजे के आसपास मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, विकास भदौरिया? क्योंकि बहुत अहम रोल उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने में किया था और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? क्या खबर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। उनको मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। फिलहाल वो राज्यसभा से हैं और इसलिए उनको लोकसभा लड़ने की बाध्यता भी नहीं है और उनको मोदी कैबिनेट में लाया जा रहा है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को मोदी कैबिनेट में लाया जा रहा है। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी को मोदी कैबिनेट में लाया जा रहा है। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत का इंडक्शन होगा मोदी कैबिनेट में। तो इस तरह से जो बड़े चेहरे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल का मोदी कैबिनेट में फिर से एंट्री होगी। वो आपको पता है कि मोदी सरकार के पार्ट 1 में मंत्री थीं और लगातार पूरे 5 साल रही थीं। इसके अलावा आपको बता दूं, तीरथ सिंह रावत का मोदी कैबिनेट में इंडक्शन हो रहा है। तो तमाम बड़े चेहरे हैं जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के अलावा चुनावी समीकरणों में भी फिट बैठते हैं। वो संतुलन बनाने की कोशिश इस बार होगी। बिल्कुल बिल्कुल विकास। और जनवरी फरवरी में चुनाव होना भी है कई बड़े राज्यों में, और उसमें उत्तर प्रदेश बहुत अहम है। तो जाहिर सी बात है कि सभी तरीके के समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जब लगता है कि राजनीतिक माहौल ठीक हो रहा है तो तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि गाड़ी फिर अटक जाती है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के करीब 2 हफ्ते के बाद गुपकार गठबंधन का बयान सामने आया है। गुपकार गठबंधन ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक को निराशाजनक कह दिया है और उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुपकार समूह की मुलाकात की ये तस्वीरें 24 जून की हैं। करीब 1 साल 11 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के नेताओं से मिले थे। जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेताओं के साथ पीएम की इस मुलाकात के बाद
नए कश्मीर की नई तस्वीर की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब लगता है कि ये राह इतनी आसान नहीं है। पीएम के साथ बैठक के करीब 2 हफ्ते बाद गुपकार गठबंधन का बयान आया। गुपकार ने पीएम के साथ बैठक को निराशाजनक बताया है। उनका कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन 6 से 8 जुलाई के बीच परिसीमन आयोग के साथ बैठक पर गुपकार गठबंधन ने चुप्पी साध ली। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। गुपकार समूह ने 2 जुलाई को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के घर बैठक की थी। उस दिन तो पता नहीं चला था कि बैठक में क्या हुआ है, लेकिन आज जो बयान आया उससे बात साफ हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि पीएम के साथ हुई बैठक के लगभग 2 हफ्ते तक सोचने के बाद गुपकार समूह ने आखिरकार ऐसा बयान क्यों दिया। गुपकार समूह को जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक जमीन छिन जाने का डर है? क्या उन्हें बीजेपी का दबदबा बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें देने हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति का इतिहास रूठने और मनाने का रहा है, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जब बात खुले दिल से होती है तो शिकायतें भी दूर हो जाती हैं। पिछले 1.5 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। इतिहास भी बदला है और भूगोल भी। जाहिर है सियासत में हुआ ये बदलाव खास तौर से घाटी के नेताओं के गले नहीं उतर रहा। यही वजह है कि अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की मांग 24 जून को हुई इस बैठक में भी उठी थी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। अनुच्छेद 370 हटने की टीस घाटी के नेताओं को अब भी है। भले ही 24 जून की बैठक में कुछ मुद्दों पर एक राय नहीं बनी, लेकिन कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सब एक मंच पर साथ नजर आए थे। इलेक्शन होंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द डिलिमिटेशन प्रोसेस समाप्त होने के बाद इलेक्शन होने वाले। इस बैठक के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अनुच्छेद 370 को हटाने के अपने फैसले पर मोदी सरकार आज भी वहीं खड़ी है जहां 5 अगस्त 2019 को थी। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 2 हफ्ते पहले शुरू हुई बात अब फिर वहीं पहुंच गई है। गुपकार समूह के ताजा बयान के बाद सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब शुरू होगी? क्या एक बार फिर उम्मीदों पर ब्रेक लग जाएगा? तो ये जो नया डेवलपमेंट गुपकार गठबंधन के इस बयान के बाद आया है, उस पर हम आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हमें मिलने लगी हैं, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी की सदस्यता ले ली है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हुए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। अपनी पुस्तक को लेकर विवादों में भी आए थे और अब टीएमसी में अभिजीत मुखर्जी शामिल हुए। तो एक बार फिर वापस लौटते हैं गुपकार गठबंधन के बयान पर। यह तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर भली भांति आपको याद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद ये तस्वीर सामने आई थी और गुपकार गठबंधन ने हर तरह के सहयोग की बात की थी। लेकिन अब सुर कुछ बदले हुए हैं और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़ रहे हैं। आसिफ कुरैशी, जब ये बैठक हुई थी तो बड़ी सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के साथ सभी नेता मीडिया के सामने आई थे। सबने कहा था कि भाई हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र की बहाली हो, पूर्ण राज्य के दर्जे की भी मांग थी। लेकिन अब यह बयान आया है कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक चुनाव के लिए हम तैयार नहीं है। क्या मायने निकाले जाएं, ये क्या गोलमाल है? देखिए शोभना, इसको नकारात्मक तौर पर नहीं ले सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस राजनीतिक पहल की ही कड़ी है जो 24 जून को दिल्ली से शुरू हुई थी। भले ही जो पीआईजीडी के घटक दल इस बात को लेकर
उनमें विवाद हो कि वो जो टाइमलाइन केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है कि पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव होंगे और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, वो इन दलों को मंजूर नहीं है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि वो परिसीमन आयोग के लोगों से भी मिलेंगे। यानी पीएचईडी ने साझा रूप में कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है जिसमें घटक दलों को परिसीमन आयोग से मिलने से रोका जाए, और परिसीमन आयोग से मिलने का फैसला सभी घटक दलों पर छोड़ दिया गया है क्योंकि इन्विटेशन अलग अलग पार्टियों को आया है। यानी रास्ता साफ रखा गया है लेकिन अपना विरोध भी जताया गया है, और इस विरोध को अब आगे बढ़ाने की जो है कवायद वो शुरू कर दी है पीएचईडी ने, ये कह के कि अगले हफ्ते से वो जम्मू क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां पे ऐसे दलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, उन तक अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाएंगे जो अभी तक पीएचईडी से बाहर है। यानी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक ठहराव आ गया था वो हटता हुआ दिख रहा है और राजनीति जोरों से हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं पीएचईडी भी अपना जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और वो अपने मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ रही है, उसी को मुद्दा बनाकर आगे जाके इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रुक रही है। पीएचईडी भले ही संयुक्त रूप से परिसीमन आयोग से ना मिले, लेकिन इंडिविजुअली सभी दलों ने इसमें हामी भरी है कि वो परिसीमन आयोग से मिलेंगे और जो पुनः जो सीटों का बढ़ाना घटाना है उसमें पूरी तरीके से शामिल होंगे। भले ही उन्होंने इसके लिए एक चुनाव में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। बिल्कुल आसिफ, और जाहिर सी बात है पूर्ण राज्य बस। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से अब गुपकार गठबंधन ने अपना बयान दिया है, कहीं ना कहीं जो शांति बहाली की ओर एक कदम आगे बढ़ा था इस बैठक के बाद, उसमें एक नया रोड़ा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक नई सोच की जरूरत है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। नया कश्मीर बनाने के लिए वहां के युवाओं का साथ जरूरी है। इन युवाओं को जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस वहां के युवाओं को बड़ी तादाद में पुलिस में भर्ती कर रही है। बारामूला में पुलिस की विशेष बॉर्डर बटालियन की भर्ती में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट यही बारामूला था, फिर बाद में बांडीपोरा किया गया। हम गुरेज के रहने वाले हैं, दिलील इलाके के। हमने यहाँ कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन की भर्ती देखने के इंशाल्लाह हम यहाँ पे रंग हमारी अच्छी भी रही। 1031। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल सीमा बटालियन के लिए शनिवार को भर्ती शुरू हुई। फिजिकल टेस्ट के लिए सैकड़ों युवाओं की कतार देखी। जम्मू कश्मीर पुलिस उत्तरी कश्मीर के लिए बारामूला जिले में अपनी सीमा बटालियन के लिए भर्ती अभियान चला रही है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं ने हिस्सा लिया। इन युवाओं को उत्तरी कश्मीर के चप्पे चप्पे की जानकारी है। वैसे तो उत्तरी कश्मीर में सीमा और एलओसी की देखभाल सेना करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की भी इसमें अहम भूमिका होती है। इन इलाकों में पुलिस की मदद के लिए स्थानीय लोगों की भी जरूरत होती है। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी इस बटालियन के लिए युवाओं को चुना है ताकि वो सीमावर्ती इलाकों के लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बटालियन सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करती है। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से नशीली दवाओं की तस्करी पर भी नजर रखती है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए एक एक बटालियन की घोषणा की है। प्रत्येक बटालियन में 675 पद हैं। दोनों में कुल मिलाकर 1350 पद हैं। इन पदों के लिए कुल 40,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन मार्च 2019 में निकाला गया था। जम्मू के उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण इस साल जनवरी में पूरा हो चुका है। बारामूला, बांडीपोरा और कुपवारा में उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका अभी फिजिकल टेस्ट चल रहा है, उसमें हो रही है। उसमें बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल टेस्ट के वो पूरे कर रहे हैं। दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हमारा है चल रहा है। उसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी है। वी हैव मेड गुड यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पीपल आर एंथुजियास्टिक। जितने भी कैंडिडेट्स हैं बड़े एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के युवा पुलिस की नौकरी को लेकर काफी उत्साहित हैं। इनका कहना है कि ये सीमा से सटे इलाकों की सेवा करना चाहते हैं। इनका कहना है कि ये यहाँ के लोगों और इलाके की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। हम इसीलिए हम पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें। कोई भी हमारे
देश में घुसपैठ ही कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि हम इसको अंदर आना नहीं देंगे अपने देश से। अपने देश में सुरक्षित रखने की मतलब हमारी यही चिंता है। तो बॉर्डर पे जाके कैसे ड्यूटी करेंगे? बिल्कुल सर, हम निगाह रखेंगे, हमारी निगाह रहेगी हर मतलब दुश्मन पे। बारामूला के भर्ती अभियान कैंप में इन उम्मीदवारों का विस्तृत शारीरिक परीक्षण हुआ। फिजिकल टेस्ट के दौरान इन्हें दौड़ाया गया। शारीरिक तौर पर टेस्ट करने के लिए कई मुश्किल टास्क कराए गए। इस कैंप में बड़ी संख्या में युवाओं ने पुलिस सीमा बटालियन में शामिल होने की परीक्षा को पास किया। हम देश के लिए रखवाली कर रहे हैं, अपना देश के लिए सुरक्षा के लिए आए हम लोग, तो हमको अच्छा लगा पुलिस में आने के लिए, हम पुलिस में आए। एसपीओ में हूँ सर, अभी एसपीओ में हूँ, मुझे 2-3 साल हो गए एसपीओ में सर। बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे सर, जहाँ पे मतलब हमें ड्यूटी होगी हम इंशाल्लाह अभी भी अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं सर, और आगे भी अच्छी तरह निभाएंगे सर। जम्मू कश्मीर के युवाओं को राज्य और देश की सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने का फायदा ये है कि इससे जम्मू कश्मीर तो सुरक्षित होगा ही, साथ ही सीमा क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को राज्य के विकास में शामिल करके ही राज्य तरक्की की नई राह पर जा सकता है। युवाओं की पुलिस में भर्ती कैंप में बढ़ चढ़कर शामिल होने पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि युवाओं ने भर्ती के लिए जबरदस्त उत्साह दिखाया है। सैकड़ों युवा जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा होंगे जो देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। पिछले हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 महिला बटालियन में भी युवा लड़कियों को शामिल करने के लिए भर्ती कैंप चलाया गया था। इसमें कश्मीर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनमें महिलाओं का गोला फेंक और दौड़ के जरिए शारीरिक क्षमता का टेस्ट लिया गया था। जम्मू कश्मीर से युवा लड़के लड़कियों की ये तस्वीरें एक नई उम्मीद की तरफ इशारा करती हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बसाई गई रोहिंग्या बस्ती को लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत की रिपोर्ट को देखकर ये पूरा मामला आपको समझ में आएगा। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में इन 16 टेंट्स में रोहिंग्या समुदाय के लोग रह रहे हैं। मदनपुर खादर में खसरा नंबर 612 की ये जमीन यूपी सिंचाई विभाग की है। यह जमीन अब दिल्ली और यूपी की सरकार के बीच टकराव का मुद्दा बन गई है। यूपी सरकार की इस जमीन पर बसाई गई रोहिंग्या बस्ती को लेकर यूपी के जल मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने यहाँ से इस बस्ती को हटाने के लिए कहा है। सरिता विहार इलाके के एसडीएम से जब हमने बात करनी चाहिए इस पूरे मामले पे, तो उन्होंने किसी भी तरीके की बात करने से इनकार कर दिया। भाई यूपी सिंचाई विभाग के जो ओखला स्थित इस कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनसे जब बात की है तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, उत्तर प्रदेश के जल मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल को इस संबंध में पत्र लिखा है और कहा है कि जो उनके विभाग की भूमि है उसको रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे से छुड़ाया जाए। इतना ही नहीं, यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से सरिता विहार के एसडीएम के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जब यूपी सिंचाई विभाग के कर्मचारी अपनी जमीन पर बस रही झुग्गी बस्ती का विरोध करने पहुंचे तो एसडीएम ने उनके कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव किया और रोहिंग्या समुदाय की अवैध झुग्गियों को वहां पर बसवा दिया। इसी वर्ष जो है 12-13 जून की मध्य रात्रि को रोहिंग्या की जो बस्ती थी अवैध रूप से थी, उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद दिल्ली प्रशासन द्वारा इसमें हमारी ज़मीन में जो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ज़मीन है उसमें बसाए जाने का जो है कार्य किया जा रहा था, जिसका हम लोगों ने जाकर के विरोध किया, रुकावट किया। तो उसके बावजूद भी 16 नंबर टेंट जो है रोहिंग्या के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन में लगा दिए गए। हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा शासन स्तर से भी उच्च स्तर से भी प्रयास हो रहा है कि उसको तत्काल जो है खाली करा दिया जाए। अगर दिल्ली प्रशासन को रोहिंग्या को बसाना है तो वो अपनी ज़मीन में बसाएं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जो ज़मीन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है और उसमें तत्काल खाली करें। इसके लिए हम लोग लगातार पत्र भी लिख रहे हैं। रोहिंग्या समुदाय की बस्तियों का विवाद नया नहीं है। साल 2018 में भी ऐसा ही विवाद हुआ था। उस वक्त भी यूपी विभाग की जमीन के पास रोहिंग्या बस्ती बसाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक उस बस्ती में आग लगने की वजह से दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने तब भी यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर हफ्ते भर की बात कहकर झुग्गी बस्ती बसवाई थी, लेकिन फिर उन झुग्गियों को हटवाया नहीं।
इसके बाद यूपी सिंचाई विभाग ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों से कई बार शिकायत की और फिर आखिरकार इस साल ही फरवरी मार्च में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन का डिमार्केशन कर दिया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।